नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि किसी भी परीक्षा में ज़रूर आता है। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नहीं आता हो। और 10वीं बोर्ड के अंदर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के CR क्वेश्चन आते हैं, जो कि CR नंबर के हैं। और आज की क्लास आपने अगर पूरी देख ली, आपको लाइफ में कभी भी दोबारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी देख रहे हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अर्थ क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। स्पीच का मतलब होता है कथन, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। इसको नरेशन भी बोलते हैं, दूसरा नाम नरेशन भी है। तो परीक्षा में आपके लिए नरेशन भी आ सकता है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी आ सकता है। तो नाम है वो बदल कर भी दे सकते हैं। नरेशन का मतलब भी होता है वर्णन, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब भी किया हुआ कथन ही है। कथन मतलब वर्णन। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यानी जब आप स्पीकर या वक्ता के जो एक्चुअल वर्ड्स है उनको हूबहू बताते हैं, तो उस समय वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई मेट योर ब्रदर 2 years अगो, मैं तुम्हारे भाई से 2 वर्ष पूर्व मिला था। तो इसके अंदर ये जो उसने कहा है स्पीकर ने, उसके जो शब्द हैं उनको वापस हूबहू बताया गया। तो ये इस तरीके से होता है, उस समय उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो बाहर का भाग है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये जो इनके जो बाहर का भाग है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो शेड है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है जो रिपोर्टेड स्पीच का परिचय कराती है, उस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो स्पीकर की बात है वो है रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है, RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब और RS रिपोर्टेड स्पीच। आगे मैं RV और RS ही लिखूँगा, इसलिए आप इनको ध्यान रखें। अब ये जो RV है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें कोई सा भी टेंस हो सकता है। प्रेजेंट का कोई भाग हो सकता है, पास्ट का कोई भाग हो सकता है, और फ्यूचर का कोई भाग हो सकता है। जब आप इसको बदलेंगे तो उस समय वो केवल वर्ड बदलेगा, शब्द है वो बदलेगा ज़रूर, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। जो RV है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, जो ये RS है रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें भी कोई सा टेंस हो सकता है। प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट का कोई भी भाग, पास्ट का कोई भी भाग हो सकता है, और फ्यूचर का भी कोई भाग हो सकता है। और जो 5 प्रकार के सेंटेंस इससे पहले मैंने आपको बताए थे, पहला था एसर्टिव, या जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, या जिसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा था इंटरोगेटिव, और तीसरा था इम्परेटिव, और चौथा था ऑप्टेटिव, और 5वां था एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस में से कोई सा भी सेंटेंस है वो अंदर हो सकता है। एसर्टिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी कोई भी हो सकता है 500 में से। तो इनको अब आपको विस्तार से पढ़ना है, इन सेंटेंसेस के प्रकार को। तो एक वीडियो मैंने पहले बताया, उसको आप ज़रूर देख लें ताकि ये समझने में आपको हेल्प होगी। फिर देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब आप जो स्पीकर है, वक्ता है, उसके एक्चुअल वर्ड को हूबहू न कह करके उसका जो सार है, जो सबस्टेंस है, उसको अपने शब्दों में बताते हैं। उस स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है जो उसने बोले हैं, उसको न कह करके वापस अपने शब्दों में कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। डायरेक्ट यानी मतलब जो कह रहा है उसकी बात को हूबहू वैसा बताना, वो तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और जब आप उसकी बात को अपने शब्दों में प्रकट करेंगे तो उस समय वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। तो ये ध्यान रखें। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही हैड मेट माई ब्रदर 2 years बिफोर, तो ये है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला है, तो उस समय वो इस तरीके से होगा। तो इसमें किस तरीके से चेंज हुए और कितने चेंज होते हैं, ये बात आप समझ लें। कैसा भी सेंटेंस आएगा तो उसमें इस तरीके से ही परिवर्तन होंगे। तो पहले यहाँ पर शेड था, यहाँ पर शेड था, तो शेड किस में बदल गया, टोल्ड में। तो ये एक परिवर्तन ये हो गया। दूसरा है, एक ये सेंटेंस हो गया बाहर का भाग इतना, और एक ये अंदर का भाग। तो इन दोनों को, 2 सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। ये कॉमा है वो हटाने पड़ेंगे, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या आएगा, कंजक्शन। तो यहाँ पर दूसरा परिवर्तन क्या होगा, दोनों के बीच में ये कॉमा हट जाएंगे। कॉमा है वो कभी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आते हैं, और डायरेक्ट स्पीच है
उसमें यहाँ पर कॉमा आता है, फिर अंदर शुरुआत होती है वो इन्वर्टेड कॉमा से होती है। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसकी शुरुआत है वो इन्वर्टेड कॉमा से होती है, और ये जो पहला वर्ड है उसका पहले वर्ड का पहला लेटर है वो रिपोर्टेड स्पीच के पहले वर्ड का पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल में आएगा, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो यहाँ पर आप ये दूसरा परिवर्तन हो गया, कंजक्शन आ गया दैट, जोड़ने के लिए दोनों सेंटेंस को। तीसरा यहाँ पर ये आई बदल गया है और यहाँ पर हो गया है ही। तो ये कैसे बदला है ये सब मैं आगे बताऊँगा, लेकिन परिवर्तन जो हो रहे हैं वो आप देख लें। फिर ये मेट, मेट क्या है, वर्ब है, तो इसमें भी परिवर्तन हो गया और ये हो गया हेड मेट। फिर है अगो, अगो है वो भी बदल गया है। ये है अगो है वो क्या है, टाइम और डिस्टेंस शोइंग वर्ड से। तो किसी भी सेंटेंस में अधिकतम 5 परिवर्तन हो सकते हैं। पहला आरवी में परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी। दूसरा कंजक्शन आएगा। तीसरा ये जो प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा। चौथा टेंस चेंज होगा। और पांचवा टाइम और डिस्टेंस शोइंग वर्ड चेंज होंगे। कैसा भी सेंटेंस है उसमें इन 5 के अलावा छठा परिवर्तन नहीं होगा। तो इन 5 को ही आपको परिवर्तन को समझना है और किस तरीके से परिवर्तन करना है कि आरवी क्या आएगा, ये 5 बातें आपको याद रखनी बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखनी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है नहीं। इनडायरेक्ट और स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, कोई भी बात को बताने के 2 तरीके हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी बात, किसी की भी बात को कहने के 2 तरीके, एक तो उसकी बात को हूबहू कहना, दूसरा अपने शब्दों में कहना, बस यही। और सभी जो सेंटेंस होते हैं अंदर उनको स्टेटमेंट में बदला जाता है। जो ये अंदर का भाग है रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो उसको आप किस में बदलेंगे, एसर्टिव में बदलेंगे। यानी जो साधारण वाक्य होगा, एसर्टिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप बदलेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव होगा उसमें पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इस तरीके से आएगा। लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उस समय आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लाना, यानी उसको सभी जो सेंटेंस है 5 प्रकार के, जो 5 प्रकार के सेंटेंस है उन सभी को आपको स्टेटमेंट में बदलना है। यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से बदलना। सबसे पहले आपको क्या लाना है, हमेशा सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये कंजक्शन हो गया और कंजक्शन के बाद में ये क्या गया, सब्जेक्ट, और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो इस तरीके से आएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा और दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क से नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। तो सबसे पहला जो परिवर्तन किस में हो रहा था, आरवी में परिवर्तन हुआ था। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन वो किस प्रकार से होगा, उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। ये बातें याद रख लेंगे तो आप कैसा भी सेंटेंस आए उसको बदल सकते हैं। तो आरवी को बदलना आरएस के सेंटेंस पर निर्भर करता है। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा का जो अंदर का भाग होगा उसको आरएस बोलते हैं। उसके अंदर सेंटेंस कैसा है उस बात पर निर्भर करता है। यानी आपको अंदर वाला सेंटेंस देखना, सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच है कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस वो आपको पता होना जरूरी है कि वो कैसा सेंटेंस है। उसी के आधार पर सारे परिवर्तन उसके आधार पर ही होते हैं अधिकांश। तो आरएस में निम्नलिखित वाक्य हो सकते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, जो ये 5 होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है नहीं। तो पहला था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आप डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं या उसको एसर्टिव भी बोल सकते हैं, यानी ये साधारण वाक्य होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है इस तरीके से। वो पॉजिटिव भी हो सकता है सकारात्मक, और नेगेटिव भी नकारात्मक भी हो सकता है। तो उस समय आपको क्या बदलना है, तो सेड टू होगा तो उसमें आपको टोल्ड में बदलना है, याद रख लें बिल्कुल। सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, और से टू को टेल में। इनके बाद में जब ये टू आएगा तो उस समय आपको इनको बदलना। अगर साथ में टू नहीं है, केवल अकेला सेड है, तो सेड का सेड ही रखना, आपको टोल्ड में नहीं बदलना। क्यों, क्योंकि सेड टू आएगा तो उस समय सेड टू के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, और जब ऑब्जेक्ट आएगा उस समय ही आपको इनको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, ठीक है नहीं। तो ये जो एसर्टिव, अंदर अगर एसर्टिव सेंटेंस है तब आपको इस तरीके से बदलना, ठीक है नहीं, सेज टू को टेल में। अगर अंदर का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका भाग है, उसका जो सेंटेंस है वो अगर इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, उसके अंदर कोई प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्नवाचक की पहचान क्या होगी, उसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये पहचान तो जरूरी है पक्की। और शुरुआत में या तो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन से, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, इस तरीके से, या दूसरे जो मॉडल भी हो सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, इस तरीके से, तो उनसे शुरू होगा। या दूसरा है वो WS वर्ड से होगा, वाट, हु, वेयर, व्हेन, वाई, इस तरीके से। तो उस समय आपको सेड टू को किस में बदलना है,
आस्क्ड में। तो ये ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उस समय आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब आर भी क्या लानी है, आस्क्ड लानी है। तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव। इम्परेटिव होते हैं वो V1 से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, या प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। तो उस समय पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। डू नॉट हुआ इस समय वो नेगेटिव हो गया, अन्यथा वो पॉजिटिव। तो उस समय आपको सेड टू को भाव के अनुसार बदलना है, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में या ऑर्डर्ड में, ठीक है नहीं, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर। अगर उसके अंदर रिक्वेस्ट का भाव है, प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो रहा है तो रिक्वेस्ट करेंगे, और उसके अंदर सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड करेंगे, और कोई आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड करेंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पर इन 3 शब्दों को याद रखें। इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर जो आरवी है वो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड आएगी। नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक। उनके अंदर ऐसा एक्सक्लेमेशन का मार्क्स होगा, उस समय सेड टू को आपको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद, आगे अगर खुशी का भाव है तो जॉय, दुख का भाव है तो सोरो, और उसके अंदर आश्चर्य हो रहा तो सरप्राइज। इस तरीके से बदलेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ तो याद रखना है, आगे जॉय लाना है, सोरो लाना है, सरप्राइज है वो भाव के अनुसार आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट 5वां सेंटेंस है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव है वो अधिकांशतः मे से शुरू होते हैं, शुरुआत में मे आता है। तो उस समय आपको सेड टू को किस में बदलना है, विश्ड में या विश्ड फॉर में। अगर उसके अंदर प्रे का भाव है या ब्लेस का भाव है तो उस समय आप विश्ड फॉर में बदलेंगे, या प्रे भी कर सकते हैं या ब्लेस भी कर सकते हैं। अगर उसमें अलविदा का भाव है तो उस समय आप विदाई का भाव, इस तरीके उस समय बैड का प्रयोग करेंगे। और क्रस्ट, अभिशाप है उसके अंदर तो उस समय आप क्रस्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये आरवी बदलना आपको। तो आरवी को बदलना किस बात पर निर्भर करता है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर करता है। ये बात याद कर लें, बिल्कुल गांठ बांध लें। और रिपोर्टेड स्पीच में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उनकी पहचान मैंने ये बताई है, और आप याद करें। और ये जो शब्द जो भी बता रहा हूँ मैं वो याद कर लें बिल्कुल। ये आपको उसको अगर बदलना है तो इन चीज़ों को याद होना आपको बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट दूसरा परिवर्तन हो रहा था यूज ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन का प्रयोग। तो कंजक्शन का यूज भी आरएस के सेंटेंस पर भी निर्भर करता है। तो ये पर भी बात वही है बस कि कौन सा कंजक्शन लाना है। कंजक्शन मतलब संयोजक, 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, उसको बोलते हैं कंजक्शन, या जिसको बोल सकते हैं आप कनेक्टर, जॉइनिंग वर्ड्स। तो वो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर करता है, यानी अंदर सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस 5 प्रकार आपको मैंने पहले बताया, अभी उनकी पहचान क्या होती है वो भी मैंने अभी बता दी है। तो अगर वो अंदर का सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उस समय वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो कंजक्शन क्या लाना है, दैट। अंदर का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और वो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, इंट्रोगेटिव किससे, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, तो उस समय आपको इफ या वेदर लाना है। कंजक्शन क्या लाना है, इफ या वेदर। आप सभी में इफ ला सकते हैं, लेकिन अगर और नॉट आएगा तो उनमें आपको वेदर लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर और या नॉट दिया हुआ है तो उसमें आपको वेदर लाना जरूरी है, अन्यथा आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं। और नॉट वाले सेंटेंस में वेदर ही लाना है आपको। WS वर्ड से जोड़ेंगे। अगर WS वर्ड से क्वेश्चन है अंदर तो WS वर्ड है वो खुद ही कंजक्शन का कार्य करेगा, ये खुद ही कंजक्शन बन जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कंजक्शन लाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा कंजक्शन नहीं लाना। और उस कंजक्शन, ये WS वर्ड कंजक्शन हो गया। कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लाना है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब था, उस समय भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में भी आप कंजक्शन ये ले आए, और कंजक्शन के बाद में आपको क्या लाना था, सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको वर्ब लाना। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में ही वर्ब लाना, ध्यान रखो। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो उस समय आपको टू लाना है, और नेगेटिव है, नेगेटिव कौन सा होगा, जो डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो उस समय आपको डू को तो हटा देना है, और ये नॉट है वो लाना है, और नॉट के बाद में टू लाना है, ये ध्यान रखो। नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी में दैट कंजक्शन आएगा, और ऑप्टेटिव के अंदर भी दैट कंजक्शन आएगा, यानी सभी में दैट ही है। इंपरेटिव को भी याद रखना आपको, इंपरेटिव में टू आता है, ये याद रखना, इंपरेटिव में टू आता है, और नेगेटिव है तो उसके पहले नॉट लगाने, बाद में नहीं, टू के बाद में नॉट नहीं, टू के पहले आपको नॉट लगाना, तो ये ध्यान रखना। और टू के बाद में यहाँ पर V1 आएगी हमेशा, टू के बाद में हमेशा V1 आएगी। और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, उसके लिए आपको इफ या वेदर लाना है, और जो WS वर्ड से बन रहा है उसके लिए WS वर्ड लाना। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी बस, इफ या वेदर लाना है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले के लिए, और WS वर्ड वाले के लिए WS वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करेगा। और इंपरेटिव में टू लाना है, और इंपरेटिव अगर नेगेटिव है तो नॉट टू लगना। इन तीनों में दैट आता है, बस ये याद हो जाए, इसको याद कर लें इसी तरीके से।
अब अगला तीसरा परिवर्तन था चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में बदलाव। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उनके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना जिसको बोलते हैं सन फॉर्मूला। सन का पता ही है ना आपको, सन का मतलब होता है पुत्र। तो इस शब्द से आपको वो याद रहेगा, इसलिए इसको सन फॉर्मूला मैंने नाम दिया है। तो सन में सबसे पहले फर्स्ट में क्या है एस, और सेकंड में क्या है ओ, और थर्ड में क्या है एन। तो फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है आर एस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो बार सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जो बार का सब्जेक्ट होगा ना आरवी का, सब्जेक्ट किसका आरवी का। अंदर अगर सेकंड पर्सन है आर एस में, अगर सेकंड पर्सन है तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एस का मतलब सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का मतलब है नो चेंज। अंदर अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें एन का मतलब है नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। थर्ड पर्सन में कभी भी आपको परिवर्तन नहीं करना। तो प्रोनाउन का बदलना किस बात पर निर्भर करता है, आरवी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। आरवी मतलब ये भाग तो बार था, बार वाला भाग, और ये था कॉमा के अंदर वाला भाग, ठीक है नहीं। तो इसको बदलना हमेशा इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जो अंदर जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है वो बाहर वाले भाग के अनुसार बदलेंगे। अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी से बनने वाले, आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, अवर, अवर्स, अस, अवर सेल्वेज, जो होंगे वो हमेशा किससे बनेंगे, इस जो भाग आएगा यहाँ पर, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके पहले जो ये सब्जेक्ट है वो हमेशा इसके अनुसार बदलेंगे। यानी ये अंदर जो आई आया है तो वहाँ यहाँ पर क्या है वो आएगा। अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा, ठीक है नी। और सेकंड पर्सन है वो हमेशा इसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये ध्यान रखना। और थर्ड पर्सन में नो चेंज। थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, सी, इट, दे, और किसी का नाम है वो थर्ड पर्सन होता है, तो उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना। आई तथा वी से बनने वाले प्रोनाउन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आई और वी से बनने वाले प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और यू से बनने वाले प्रोनाउन है वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और जब आरवी में ऑब्जेक्ट दिया नहीं हो, यानी यहाँ पर कई बार ऐसा भी होगा सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उस समय आपको मीनिंग के अनुसार, उसका सेंस क्या है, अर्थ क्या है, उसके अनुसार आपको बदलाव करना है। सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार बदला जाता है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। और अंदर से जो फॉर्म उठेगी बाहर से भी वही रूप आएगा। यानी अंदर जैसे यहाँ पर वो सब्जेक्ट था तो बाहर से जो इसकी फॉर्म होगी वो भी सब्जेक्टिव रूप होगा। अंदर से अगर वो ऑब्जेक्टिव रूप था तो बाहर वाले का भी ऑब्जेक्टिव रूप आएगा। अंदर वाले का अगर रिफ्लेक्सिव रूप था तो बाहर वाले का भी रिफ्लेक्सिव रूप आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहाँ पर ये सारणी है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं। ये आई और वी है वो सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी ये सब्जेक्ट बनते हैं। ये इनका पॉजेसिव केस है। क्या है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक। तो आई का अधिकारवाचक क्या होता है, माई। लेकिन ये माई है वो एडजेक्टिव है, इसके बाद में हमेशा नाउन आएगा, जैसे माई बैग, माई स्कूल, माई फादर, इस तरीके से ये साथ में नाउन आ रही है, अकेले इनका प्रयोग कभी नहीं होता। और माइन है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, केवल ऑब्जेक्ट ही बनता है। माइन है वो कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, यानी जब ये वर्ब के बाद में आएगा, वर्ब के पहले आएगा तो उस समय आई आएगा, वर्ब के बाद में आएगा तो मी आएगा। और यहाँ पर माइन भी आ सकता है, आई के बाद में, वर्ब के बाद में माइन भी आ सकता है, माई सेल्फ भी आ सकता है, मी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद वापस इसी के बारे में बताना। वी का अवर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और अवर से वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, और अस है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और अवर सेल्वेज है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर यू सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। यू और यहाँ पर योर होगा, इसके साथ में नाउन आएगी। योर है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और योर से वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। यू है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है। और योर सेल्फ और योर सेल्वेज वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर थर्ड पर्सन में ही, सी, इट होते हैं। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हिज होता है, और हिज के साथ में यहाँ पर नाउन आता तो उसमें वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और हिज अकेला है तो उसमें वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। और वर्ब के बाद में आएगा उस समय वो हिम आएगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और ये हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये वर्ब है तो वर्ब के पहले क्या आ सकता है, ही आ सकता है। लेकिन वर्ब के बाद में क्या आ सकता है,
हिज आ सकता है अकेला, हिज पेन इस तरीके से आ सकता है, और दूसरा हिम आ सकता है और हिम सेल्फ आ सकता है। ये वर्ब के बाद में ये शब्द आ सकते हैं, लेकिन वर्ब के पहले हमेशा ही आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव रूप होता है। ही क्या है? सब्जेक्टिव रूप है, यानी वर्ब से पहले आएगा। और ये जो दूसरे हैं, ये हिज पेन है, वो सब्जेक्ट में भी आ सकता है। हिज पेन है वो सब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन ये दूसरे जो हिज है, हिम है, वो नहीं आ सकते। या हिम सेल्फ है, वो नहीं आ सकते। सी का हर होता है एडजेक्टिव रूप, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें उसके बाद में नाउन आएगा। और प्रोनाउन होता है उसमें वो हर्ष होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसमें वो हर्ष होता है, और ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें वो केवल हर होता है। अगर हर के साथ में नाउन नहीं है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस है। और हर सेल्फ इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो इट्स होता है, इसके बाद में कोई यहाँ पर नाउन आएगा। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो इट का होता ही नहीं, पॉजेसिव प्रोनाउन इट का होता नहीं है। और ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, और रिफ्लेक्सिव है वो इट सेल्फ होता है। और यहाँ पर दे ये प्लूरल होता है, इट ही सी है वो सिंगुलर होते हैं। और ही है वो, ही का अर्थ होता है वह, और ये पुरुष के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मैस्कुलिन। और सी है वो, इसका अर्थ भी वह होता है, लेकिन ये स्त्री के लिए आता है, और यहाँ पर इसलिए इसका लिखा है सिंगुलर। और इट है वो नॉन पर्सनल होता है, यानी व्यक्तियों के लिए नहीं आता है। दे का अर्थ होता है वे, और देयर यानी उनका, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में यहाँ पर नाउन आएगा। और देयर्स है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, और देम है वो ऑब्जेक्टिव केस है, और देम सेल्वेज है वो रिफ्लेक्सिव केस। यानी ध्यान रखें आप, ये ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस और ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये हमेशा ये तीनों ही ये वर्ब के बाद में आते हैं, वर्ब के पहले नहीं, बाद में आते। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला ये वर्ब के पहले आते, ठीक है ना। ये दोनों ही है वो वर्ब के पहले आते। तो ध्यान समझ में आ गए। सब्जेक्टिव केस है तो वो वर्ब से पहले आएगा। जैसे आई है तो आई है वो पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी। माई पेन है तो वो पहले आया, पहले भी आ सकता है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकता है, ठीक है ना। आई का मतलब होता है मैं, माई यानी मेरा, माइन यानी मेरा, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। और मी यानी मुझे, और माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, मैं खुद। वी यानी हम, हमारा, हमारा, मैं, हमारा स्वयं का। यू यानी आप, योर यानी आपका या तुम्हारा, योर्स यानी आपका, यू यानी तुम्हें या आपको, योर सेल्फ यानी आप स्वयं, हिज यानी उसका, हिज यानी उसका, हिम यानी उसे, हिम सेल्फ यानी वह स्वयं, हर सेल्फ यानी वह स्वयं। तो यहाँ पर ये समझे, ये पुरुष है और ये स्त्री है। हर यानी उसका, हर्ष यानी उसका, हर यानी उसे, एट यानी इसका, यहाँ पर इसका है नहीं, इसे, इसे स्वयं। दे यानी वे, देर यानी उनका, देयर्स यानी उनका, देम यानी उन्हें, देम सेल्वेज यानी वे स्वयं। इस तरीके से इनको आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, यू है वो सेकंड पर्सन है, और ये सारे ही थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है चौथा परिवर्तन है वो टेंस में परिवर्तन होता है। तो टेंस को बदलना भी आरवी के टेंस पर निर्भर करता है। जो आरवी है बाहर की जो ये रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें कौन सा टेंस है उसके अनुसार आप अंदर वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब को बदलेंगे। टेंस का मतलब क्या है? वर्ब को बदलना। टेंस में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? वर्ब ही तो बदली जाएगी। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आरवी है वो प्रेजेंट में है तो अंदर टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। आरवी फ्यूचर में है तो अंदर टेंस में परिवर्तन होगा। आरवी केवल और केवल पास्ट टेंस है, यानी V2 है या हेड प्लस V3 है, इस तरीके से है, तो उस समय आप इनको बदलना है। उस समय कैसे बदलेंगे? तो प्रेजेंट है, बाहर भी पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट है तो उस समय आप अंदर ये 3 हो सकते हैं और यहाँ पर भी ये 3 होते हैं, ठीक है नहीं। तो बाहर पास्ट टेंस होगा, उस समय आपको बदलाव करना है। तो प्रेजेंट है वो पास्ट में बदल जाएगा, और बाहर भी पास्ट है अंदर भी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, और अंदर फ्यूचर है बाहर पास्ट है तो वो भी पास्ट हो जाएगा। आर भी यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आर एस का टेंस नहीं बदलता, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। आर भी यदि पास्ट टेंस में है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही आर एस के प्रत्येक टेंस को पास्ट टेंस में बदल जाता है। जो आर एस है रिपोर्टेड स्पीच है,
प्रत्येक टेंस है वो पास्ट बदलता है। जैसे ये प्रेजेंट था तो भी पास्ट हुआ, और पास्ट है तो भी पास्ट हुआ, और फ्यूचर है तो भी पास्ट हुआ, यानी वो एक तरीके से सारे पास्ट ही। RS में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो अंदर का भाग है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है, एबिचुअल फैक्ट है, आदतन कोई तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, टाइम क्लॉजेज है, समय बताने वाला कोई क्लॉजेज है, तो उस समय इनका टेंस नहीं बदलता है। बार भले ही पास्ट टेंस है और अंदर अगर ये बातें हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, टाइम क्लॉजेज, तो उनमें परिवर्तन नहीं होता, टेंस नहीं बदला जाता है। प्रोनाउन के बदलने पर उसके फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। अंदर जो प्रोनाउन बदलते हैं तो वो वैसा ही रहता है। पहले सब्जेक्ट था तो बदलने के बाद भी वो सब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट था तो बाद भी ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है किस तरीके से आपको बदलना है। अब वर्ब में तो परिवर्तन करना है, कब करना है? RV है, RV अगर पास्ट में है तो उस समय ही आपको बदलना है, अंदर टेंस में परिवर्तन करना। लेकिन अंदर परिवर्तन कैसे करना है? जैसे डायरेक्ट में V1 था तो इनडायरेक्ट में आप बदलोगे, उसमें उसको V2 कर दोगे। अगर डू नॉट या डज नॉट है, डू नॉट और डज नॉट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो उसको आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो उसको आप बदल दोगे डिड नॉट में। V1 तो पहले ही था और साथ में यहाँ पर भी V1 ही आएगा। डू या डज अकेला है, उसके साथ में V1 आई हुई है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। V1 और डू और डज कब आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। तो यहाँ पर आपको वापस डिड में नहीं बदलना है, यहाँ पर V2 में बदलना है, याद रखना बिल्कुल उसी तरीके से। फिर है इज RM, वाज वर्ब में बदल जाएगा। इज RM से कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, तो यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट में बदल गया। हैज है हैड में बदल जाएगा, हैज है से प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। V2 है, सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, V2 हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो हैड प्लस V3 में, यानी सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। डिड प्लस V1 है तो भी वो हैड प्लस V3 में बदलेगा, यानी हैड के बाद में यहाँ पर नॉट आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। और वाजवर है, पास्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। और विल है, विल से कौन सा टेंस बन रहा है? सेल और विल से फ्यूचर टेंस बन रहा है, तो विल का वुड हो जाएगा और सेल का शुड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक देखा है तो ये पास्ट ही है। विल की पास्ट क्या होता है? वुड, और सेल का पास्ट शुड। कैन का कुड और मेक का माइट और मस्ट का मस्ट या एड टू में बदलते। तो इनको आप याद कर लें, अन्यथा आप इन सेंटेंस को नहीं बदल पाओगे। तो इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल याद कर लें। और जो भी मैं आज ये बेसिक बातें बता रही हूँ, इनके जो 5 प्रकार के सेंटेंस हैं सभी को मैं उदाहरण के द्वारा आगे वीडियो में लाता रहूँगा और आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन ये पहले वाली बात है जो आज मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये याद नहीं की तो आगे वाले सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसको याद कर लें बिल्कुल। 4 परिवर्तन हो गए। 5वां कौन सा परिवर्तन होता है? वर्ड शोइंग टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी बताने वाले जो शब्द हैं उनको परिवर्तन कैसे? ये भी RS के टेंस पर निर्भर करता है। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उस पर निर्भर करता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में अगर परिवर्तन हुआ तो इनमें भी परिवर्तन होगा। यानी RV है, अगर वो पास्ट टेंस में हुई, RV पास्ट में है तो ही इनमें परिवर्तन करना है, अन्यथा नहीं करना। RV अगर पास्ट टेंस में है तो उस समय ही इनको आपको परिवर्तन करना है। कैसे करना है? दिस है वो दैट में बदल जाएगा, दीज दोज में बदल जाएगा, हियर देयर में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा, जस्ट देन में बदल जाएगा, जस्ट नाउ जस्ट देन में बदल जाएगा, टुडे दैट डे में बदल जाएगा, टू नाइट दैट नाइट में बदल जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, नेक्स्ट वीक ईयर या मंथ द फॉलोइंग मंथ वीक या ईयर में बदल जाएगा। नेक्स्ट है वो फॉलोइंग बदलता है। यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट वीक या मंथ द प्रीवियस नाइट वीक या मंथ। अगो है वो बिफोर में बदल जाएगा, कम गो में कभी कभी बदलता है, ठीक है ना। और हैंस है वो देंस में, और एक होता है हाइदर, वो द इधर में बदल जाएगा। इस तरीके से इनमें परिवर्तन होगा, यानी 5 परिवर्तन हो गए। कौन कौन सा याद रखें दोबारा एक बार देख लें। पहला है वो RV में परिवर्तन, दूसरा कंजक्शन, तीसरा प्रोनाउन, चौथा टेंस या वर्ब में परिवर्तन, और 5वां समय और दूरी बताने वाले टाइम एंड डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में परिवर्तन। तो ये आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट नहीं है फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है या पसंद नहीं आ रहा है, या कोई आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर कहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें
मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से इसको बना रहा हूँ, और आपके जो भी देखता है वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, 20-30 लोग ही देख रहे हैं, और वो भी 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं आगे से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।